तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आर्य मिल्क कॉलोनी गोरेगांव पूर्व मुंबई शहर में एक हरा भरा स्थान है जो सबसे मशहूर प्रेतबाधित स्थानों में से एक भी है। दिन में टहलने के लिए ये एक खूबसूरत जगह है, लेकिन रात में मान लीजिए कि हम इससे बचना बेहतर समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं, और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक घटना के बारे में है। अदिति सिंह अपने फैसले से खुश थी। उसे हाल ही में एक नई नौकरी मिली और अब उसके पास एक सुंदर नया घर है। अपने घर से निकलने के बाद पहली बार उसे लगा कि उसे अपने जीवन पर अधिकार मिला है। वो अपने माता पिता के घर से बाहर निकलने के बाद किराए पर लिए गए पहले कमरे का वर्णन एक छोटे मकबरे जैसी जगह के रूप में करती है, जिसमें रसोई या स्टडी टेबल के लिए बमुश्किल जगह होती है। उस समय वो इतना ही खर्च कर सकती थी। अब 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी में अच्छी प्रगति की थी और उस मौत के जाल से बाहर निकलने और घर जैसा कुछ बनाने के लिए पर्याप्त कमाई कर रही थी। उसने 1 BHK फ्लैट किराए पर लिया था। अदिति अपने नए घर में खुश थी। जब लगभग 2:30 बजे इंटरकॉम बजा, सभी सामान को खोलकर सही से लगाकर वो थक कर अपने बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही समय में गहरी नींद में सो गई। टेलीफोन की घंटी ने उसे जगा दिया। उसने अपने आप को अपने बिस्तर से खींच लिया और आधी नींद में लिविंग रूम में चली गई, जहां इंटरकॉम दीवार से चिपका हुआ था। उसने फोन उठा लिया। हेलो। उसके कानों में सन्नाटा था। हेलो। किसी ने जवाब नहीं दिया। निराश होकर उसने रिसीवर अटका दिया और खुद को बिस्तर पर खींचकर ले गई और वापस सो गई। अदिति अगली सुबह तक आधी रात के ब्लैंक कॉल के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। अगले दिन वो काम में व्यस्त थी और थक कर घर आई। उसने बेडरूम और किचन की सफाई की, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोकर उन्हें सूखने के लिए लटका दिया। उसने अपने नए घर में बसने के लिए ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। उसे बस उम्मीद थी कि सारे काम समय पर पूरा हो जाए। देर रात फिर फोन की घंटी बजी। अदिति नीरसता से फोन के पास गई और निराशा से उसे देखने लगी। इस समय पर कौन फोन कर रहा था? उसने सबसे पहले लिविंग रूम की दीवार पर लगी घड़ी को देखा, जिसमें लाल डिजिटल अक्षरों में 2:30 बता रही थी। हेलो। सन्नाटा। उसके बाद अचानक उसे दबी आवाज सुनाई दी। हेलो। फोन पर कौन है? उसने सोचा कि कोई बात कर रहा है, लेकिन फोन की दूसरी तरफ गड़बड़ी इतनी तेज थी कि उसे दबी हुई आवाज में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। माफ करें, मैं आपको सुन नहीं सकती। उसने फोन पर रिसीवर पटक दिया और भ्रमित अवस्था में वापस बिस्तर पर चली गई। वो अगले दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी जब उसे आधी रात की कॉल की याद आई और वो चौकीदार के केबिन में गई। चौकीदार जी, चौकीदार जी, उसने पुकारा। क्या आप मुझे मेरे फ्लैट में इंटरकॉम के नंबर के बारे में बता सकते हैं? फ्लैट नंबर 204, चौकीदार से पूछा। हाँ सही, अदिति ने कहा। माफ करना मैडम, वो फोन काम नहीं कर रहा है, बंद है, चौकीदार ने कहा। अदिति अपने पाउच में अपना हेडफोन ढूंढ रही थी कि तभी उसने अचानक ऊपर देखा। सॉरी, आपने क्या कहा? हाँ मैडम, उस फ्लैट में कुछ ही दिनों के लिए मालिक रहे और जब वो चले गए तो उन्होंने इंटरकॉम को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा, चौकीदार ने बताया। क्या? लेकिन वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, वो मुस्कुरा कर बोली। वो ये सोच रही थी कि क्या ये किसी तरह की शरारत है। मुझे कल रात एक फोन आया, उसने कहा। चौकीदार ने सवालिया नजर से उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन मैडम जी, ऐसा नहीं हो सकता, इधर देखो। उसने डेस्क के नीचे से एक बड़ा पुराना रजिस्टर निकाला और फ्लैट नंबरों के सामने सभी मालिकों के नाम दिखाए। उसने फ्लैट नंबर 204 के मालिक के नाम के आगे फोन नंबर नहीं लिखा था। इसका क्या मतलब है? अदिति ने खाली जगह की ओर इशारा करते हुए पूछा।
मैडम, इसका मतलब है कि या तो पुराना नंबर बंद कर दिया गया है और नया नंबर दिया नहीं गया है, या फिर रात का चौकीदार लिखना भूल गया है। हाँ, शायद ऐसा होगा, अदिति ने कहा। क्या आप कृपया उस चौकीदार से पूछताछ कर सकते हैं जब वो रात को आएगा? हाँ मैडम, चिंता मत करो, मैं पूछ लूंगा। अदिति के दिमाग से टेलीफोन और चौकीदार के साथ की बातचीत तब तक चली गई थी जब तक कि आधी रात को टेलीफोन की तेज घंटी ने उसे फिर से जगा दिया। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि फोन अनंत काल के लिए बज रहा था। जब तक वो फोन के पास पहुंची, रिंग बंद हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी, जिसे उसने अनजाने में इतने लंबे समय तक रोक कर रखा था। 1 सेकंड बाद फिर से फोन बजने लगा और उसका दिल उसके गले में आकर अटक गया। उसकी धड़कन तेज हो गई और वो डरते हुए लिविंग रूम में पहुंची और कांपते हाथों से रिसीवर उठा लिया। हेलो। वो मौन और तनाव में आवाजों को सुनने के लिए रुकी। अचानक उस रात के सन्नाटे में उसने एक कर्कश आवाज सुनी, जिसने भयानक स्पष्टता से तेज धार वाले चाकू की तरह उसके कानों को छेद किया। मेरी मदद करो। उसने रिसीवर गिरा दिया और लड़खड़ा कर दूर भाग गई। वो सामने की दीवार की सहायता से खड़ी होकर लटकते हुए रिसीवर को देखने लगी। उस फोन के रिसीवर से आवाज आती रही और भयानक आवाज धीरे धीरे कम हो गई। उसने अपने आप को संभाला और हिम्मत जुटाकर वो रिसीवर के पास पहुंची और अपने कान में लगाया। सन्नाटा। टेलीफोन मृत लग रहा था। उसने गहरी सांस ली। उसका मुंह अचानक सूख गया। उस रात अदिति सो नहीं पाई। मदद के लिए वो तेज पुकार पूरे समय उसके कानों और उसके दिमाग में गूंजती रही। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे महसूस हो रहा था कि टेलीफोन पर वो आवाज अभी भी उसे बुला रही है। मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो। अगली सुबह वो सीढ़ियों से नीचे भागी और चौकीदार के केबिन पर लगभग टकरा गई। क्या आपको पता चला कि मेरे इंटरकॉम में क्या खराबी है? हाँ मैडम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था वो खराब है, चौकीदार ने हताश स्वर में कहा। अदिति डेस्क पर चौकीदार के पास झुक गई और वो हैरान रह गया। और जैसा मैंने तुमसे कहा था, वो फोन चालू है क्योंकि कोई मुझे हर रात कॉल कर रहा है, अदिति ने कहा। लेकिन ये संभव नहीं है। चौकीदार का लहजा गुस्से से बदल गया। ठीक है, मेरा फोन डायल करो, हम अभी जांच करेंगे। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। उस फोन का नंबर भी नहीं है। अदिति ने उसकी ओर गुस्से से देखा। उससे चौकीदार चौंक गया और पीछे हट गया। लेकिन मुझे लगता है कि हम पुराने नंबर को सिर्फ जांचने के लिए डायल कर सकते हैं। उस चौकीदार को पुराना एक्सटेंशन डायल देख अदिति को अपने पेट में डर महसूस हुआ। चौकीदार ने उसे फोन थमा दिया और उसने उसे अपने कान से लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ नहीं, ये बज नहीं रहा है, उसने आश्चर्य से कहा। क्योंकि ये फोन लाइन कट चुकी है मैडम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। चौकीदार ने अपना रवैया बदला और उसकी शून्य उंगलियों से रिसीवर खींच लिया, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी बात साबित की थी। लेकिन रुको, उसने कुछ सोचते हुए इधर उधर देखा और कहा, यह कैसे हो सकता है? फोन बजा और मैंने सुना, क्या वो एक सपना था? ठीक है, चौकीदार ने उसकी तसल्ली के लिए कहा, हम फोन कंपनी से बात कर सकते हैं और किसी को ये जांचने के लिए बुला सकते हैं। क्या आप यही चाहते हैं मैडम? उसने अनुपस्थित रूप से सिर हिलाया। हाँ, ये ठीक है, हाँ प्लीज ऐसा करो। अदिति भ्रमित होकर अपने शांत अपार्टमेंट में लौट आई। वो अपने लिविंग रूम में बैठी टेलीफोन की तरफ देख रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजने से वो चौंक गई। फोन उनके ऑफिस से था। उन्होंने उसे ये पूछने के लिए फोन किया था कि वो कब काम फिर से शुरू कर पाएगी। अदिति ने उन्हें बताया कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी, कुछ और दिनों की छुट्टी की जरूरत है, और उसने फोन काट दिया। उसने अपना खाना मंगवाया और लंच के बाद बाहर जाकर काफी दूर चलने के बाद अपने खाली अपार्टमेंट में लौट आई और पूरी दोपहर सोती रही। शाम को एक युवक चौकीदार के साथ आया। उसने कुछ मिनटों के लिए फोन और तारों के साथ खिलवाड़ किया और घोषणा कर दी कि फोन पूरी तरह से डेड हो चुका है। चौकीदार ने अदिति को मुस्कुराते हुए देखा। मैंने आपको पहले ही बताया था। उस मुस्कुराहट पर अदिति को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने गुस्से को अंदर ही अंदर रोक लिया और उस पर बुरी तरह मुस्कुराई। उसने फोन कनेक्ट करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे वो काफी परेशान कर रहा था। वो पूरे समय घर पर मौजूद रहती थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, अदिति ने पूरी तरह से कपड़े पहने और अपने बिस्तर पर बैठ गई और रात भर फोन की निगरानी करने लगी। उसने अपने घर की सभी लाइट्स जला रखी थी। रात के दौरान कई बार वो चौंक गई। जब वो सोने के लिए चली गई और उसने कल्पना की उसने फोन बजने की भयानक आवाज सुनी है। जब घड़ी में 2:30 बजने आए
तब उसे नींद आने लगी, पर टेलीफोन की आवाज से उसका फ्लैट गूंज उठा। उसके पूरे शरीर में भय की एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसकी त्वचा अचानक पसीने से चिपचिपी हो गई। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और चाबियां उठाकर सीधे चौकीदार की केबिन की तरफ डरी हुई भागी। उसके गले से चीख निकल रही थी, लेकिन उसने किसी तरह उसे दबा लिया। रात को चौकीदार को जगाने के लिए अदिति ने उसकी खिड़की पर 1-2 बार दस्तक दी। कौन? क्या हुआ? कौन है? चौकीदार चिल्लाया। मैं चाहती हूं कि तुम अभी मेरे फ्लैट में चलो। चौकीदार ने उसे देखा। उसके बाल बिखरे, माथे पर पसीने की चमक और आवाज में डर था। क्या हुआ मैडम जी? क्या कोई घर में घुसा है? सब ठीक है ना? नहीं, मेरे साथ आओ। वो मुड़ी और सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब तक वे उसके फ्लैट के खुले दरवाजे पर पहुंचे, तब तक टेलीफोन की घंटी बंद हो चुकी थी। क्या बात है मैडम? चौकीदार उसके पीछे भागा और सावधानी से उसके घर में प्रवेश किया। उसने एक ही बार में सब तरफ देखा और अपने पास का डंडा हाथ में लेकर लड़ने के लिए तैयार था। फोन, अदिति ने कहा। फोन बज रहा था। चौकीदार ने डंडा नीचे किया और पूरी तरह से असमंजस में उसकी ओर देखा। मैडम, वो फोन तो ये डेड है, मैं जानती हूँ, वो चिल्लाई। वो डिस्कनेक्ट किया गया है, खराब है, लेकिन फिर भी बज रहा था। अचानक उन्होंने अपने पीछे एक सरसराहट की आवाज सुनी और वे दोनों देखने के लिए मुड़े। पड़ोस के फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। पड़ोस के घर के लोग गड़बड़ देखने बाहर आए। क्या हुआ रामकिशन? पड़ोस के फ्लैट के मालिक से पूछा। कुछ नहीं सर। चौकीदार दरवाजे पर गया। सब कुछ ठीक है। मैडम ने शायद एक बुरा सपना देखा था, कहते हुए हिम्मत करके उसने अदिति की ओर देखा और नीचे देखा। अब जवाब देने या बहस करने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उसने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगा कि मैंने अपने घर में किसी को देखा है। ये एक बुरा सपना हो सकता है, अदिति ने उन्हें बताया। तभी रामकिशन ने पड़ोसियों को गुड नाइट कहा। तब तक अदिति अपने लिविंग रूम के बीच में खड़ी हो गई और दीवार पर लटके टेलीफोन को देखती रही। अब घंटी नहीं बज रही थी। रामकिशन उसके पास गया। मैडम, क्या आप ठीक हैं? अदिति उसकी आवाज में चिंता सुन सकती थी। आई एम सॉरी रामकिशन जी, मुझे तुम्हें जगाना नहीं चाहिए था। रामकिशन ने सिर हिलाया और उसकी माफी स्वीकार कर ली। ठीक है मैडम, मैं यहाँ इसीलिए हूँ। कृपया अपना दरवाजा बंद कर ले, मैं वापस नीचे जा रहा हूँ। दरवाजा बंद करने के बाद अदिति ने रात टेलीफोन के पास सोफे पर बैठकर गुजारी। उस रात फिर से इंटरकॉम नहीं बजा। अगली रात 2:30 बजे अदिति लिविंग रूम के फर्श पर बैठी थी। घर रोशनी से जगमगा रहा था और वो फोन की घंटी बजती हुई सुन रही थी। उसका शरीर ठंडा हो रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थी। उस बजते फोन की रिंग में एक अजीब सा खिंचाव था। रिंग ने उसके अंदर कुछ गहराई महसूस कराया, जैसे कि वो फोन उसे चीख कर उससे उठाने के लिए बुला रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने खुद को अपने दिल और दिमाग के खिलाफ फोन की रिंग की तरफ आकर्षित होते हुए पाया। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मदद करो, मुझे मारो, मुझे मारो। टेलीफोन पर कर्कश मृत आवाज उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। कभी कभी शब्द लगभग मानवीय थे, कभी कभी मृत्यु संघर्ष के साथ मिली शांति, अत्यधिक पीड़ा और भय से कान छिदवाने वाली चीखें। ये एक ब्लैक बोर्ड पर बार बार कीलों के खुरशने की आवाज जैसा था। ये उसके मन को खो रहा था। उसके सिर में विचारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। लगातार बुरे विचार आ रहे थे। वो मुझे मार रहा है, मुझे बचा लो खुद को। अदिति ने रात को सोना बंद कर दिया क्योंकि वो सो नहीं सकी। 2:30 बजे होने वाली घटनाओं की बेताब प्रत्याशा में वो अपनी आंखें बंद करने में असमर्थ थी और अंधेरे के आनंदमय आराम में शांति से सो नहीं सकती थी। एक बजते हुए टेलीफोन की तेज दर्दनाक रिंग उसे हिंसक रूप से खुद से दूर खींच लेती है और उसके शरीर में गहराई तक चुभती है। कई रातें वो लिविंग रूम के एक कोने में बैठी रही। उसके बाल जंगली, उसकी आंखें थकी और लाल थी। अनजाने में बड़बड़ाते हुए टेलीफोन उसके कानों में बजता रहा और शब्दों को उसके मुंह में फुसफुसाते हुए उसे लगा जैसे वो अपनी ही बर्बादी का इंतजार कर रही है। वो दिन में अच्छी तरह सोती थी। उसने काम पर जाना बंद कर दिया। रात में अब सामान्य घटनाओं के साथ उसका सामना उसे बेहद भयभीत कर रहा था और उसका व्यवहार काफी बदल गया। हर रात घड़ी में 2:30 बजते थे, टेलीफोन बजता और उसका दिल धड़कना बंद हो जाता था। फोन की दूसरी तरफ से वही बात सुनकर अदिति इतने डर और गुस्से में थी कि उसे अपने मोबाइल पर भी शक होने लगा। एक दिन उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। उस समय टेलीफोन के बारे में सोचकर उसने हेयर ड्रायर लिया और मोबाइल तोड़ दिया। वो लिविंग रूम के कोने में बैठ गई और बार बार अपने मोबाइल फोन की टूटी स्क्रीन पर हेयर ड्रायर से मारने लगी।
मोबाइल फोन को कुचलते ही वो चीख पड़ी और टूटे अवशेषों पर हंसी। उसे यकीन था कि कम से कम ये फोन फिर कभी नहीं बजेगा। अचानक कुछ देर के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसके पास किसी और से संपर्क करने का कोई साधन नहीं है। उसके पास नंबर नहीं लिखे थे। अगर उसे मदद की जरूरत होगी तो वो क्या करेगी? मेरी मदद करो, मुझे मार डालो। अचानक उसके दिमाग में शब्द गूंज उठे और वो अपनी मूर्खता पर और भी जोर से हंसी। अगले दिन अदिति को फोन के टूटने का एहसास हुआ जब उसे पता चलता है कि वो खाना ऑर्डर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने बर्तनों के ढेर में से एक बैग निकाला और रसोई के चारों ओर बिखरे आलू के छिलके निकाले और कुछ किराने का सामान खरीदने का फैसला किया।